Hello cadets, welcome to Cardinal Warriors Private Military Schools. Or this is DD Sharma before you, and I am going to start next topic of pronoun. Today I will discuss some questions over pronoun. Then you have to be attentive at the part of your study. Pronoun टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा. प्रोनाउन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बेसिकली इसके जो चैप्टर्स हैं हम उसको बता दे रहे हैं. प्रोनाउन के कई काइंड्स हैं और उन हर सेपरेट काइंड्स पे क्वेश्चंस बनते हैं. सपोज करो जैसे आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए तो ध्यान रखना कि आप प्रोनाउन के पार्ट में पर्सनल प्रोनाउन जरूर पढ़ना. पर्सनल प्रोनाउन से कई क्वेश्चंस मिलते हैं. सेकंड आपका जो प्रोनाउन पे क्वेश्चन बनता है वो प्रोनाउन पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है. रिलेटिव प्रोनाउन पे कई क्वेश्चंस बनते हैं. और थर्ड जो आपका क्वेश्चन बनता हो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, या इसको इम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं. बट जो क्वेश्चन बनता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे क्वेश्चन बनता है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे क्वेश्चन आपको एनडीए में या सीडीएस में या इस तरह के डिफेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उस पर पूछे जाते हैं. इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन होता है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी एक प्रोनाउन का काइंड है और उसी काइंड पे ये बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अगर आपको नोट करना होगा तो ये नोट कर लीजिएगा. जो प्रोनाउन के 4 काइंड्स हैं, इन 4 काइंड्स पे क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस आपका कॉमन एरर पर बेस्ड होगा या हो सकता है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे बेस्ड हो. इस तरह के 2 मेजर क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं जो प्रोनाउन पे आते हैं और आज उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है. फर्स्ट हम आप लोगों को थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन पे ब्रीफ करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे. फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन, फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन को एक शॉर्ट ब्रीफ करते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे. इसको अब मैं हटा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा. ये प्रोनाउन के काइंड्स हैं. पहले तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है. इसमें जब बात हम लोग करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन में आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो डायरेक्ट किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने में कैपेबल होते हैं और उसमें 3 केसेज होती हैं. देयर आर 3 केसेज इन प्रोनाउन. फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस. सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस. एंड थर्ड होता है जो बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव केस. तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं उसको नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस का मीन्स ये है इस केस में आने वाले जो भी नाउन होंगे वो हमेशा नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएंगे. इसमें आने वाला आपका आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही, शी, इट और दे प्रोनाउन होते हैं. ये एक फॉर्म है, एक टाइप्स हैं और ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, मीन्स नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज किए जाते हैं. सेकंड इसका जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस का मीन्स होता है कि सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं और इसमें जैसे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट होता है और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है. फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका इसका पार्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव केस. पॉजिटिव का मीन्स होता है कि एक पोजीशन का रिलेशन दिखाया जाता है किसी सेकंड पर्सन के साथ में. तो उस सेकंड पर्सन का क्या रिलेशन है इस व्यक्ति के साथ में, उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है. और ये सेंटेंस में 2 पार्ट में आते हैं. एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिवल पार्ट और दूसरे को बोलते हैं प्रोनाउन. एडजेक्टिव का पार्ट जो होता है वो अपने साथ किसी एक नाउन को कैरी करेगा तब यूज किया जाएगा. लेकिन जो प्रोनाउन का पार्ट होगा वो किसी भी नाउन को कैरी नहीं करेगा बल्कि सेल्फ में कैपेबल होता है वह किसी पोजीशन के रिलेशन को बताने के लिए. तो यहाँ एडजेक्टिव के पार्ट को हम रख रहे हैं. एडजेक्टिव के पार्ट में आई का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो होता है माई. वी का होता है वो होता है आवर. यू का पार्ट होता है योर. ही का पार्ट होता है हिज. शी का पार्ट होता है हर. इट का पार्ट होता है इट्स और दे का पार्ट होता है देयर. अब हम बात करेंगे अगर पॉजिटिव प्रोनाउन हो तो आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन.
वी का होता है आवर्स, यू का होता है योर्स, ही का हिज होगा, और शी का हर्ष होता है। इट का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, ये ध्यान आप लोगों को रखना होगा। इट का कोई भी पॉजेसिव फॉर्म नहीं, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। और दे का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। और ये अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके से इस पे एक्सप्लेनेशन होता है। इस पे कॉमन एरर के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, इस पे आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन इन्हीं पैटर्न और इन्हीं लिस्ट पर आधारित होगी जो आपको मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, सीखना होगा। फिर से मैं एक बात अपनी कहूंगा, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो किसी नाउन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 3 सेक्शन बनेगा, एक नॉमिनेटिव केस का, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस का, तीसरा पॉजेसिव केस का। नॉमिनेटिव केस के जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। यानी सेंटेंस को फ्रेमिंग करते हैं तो सेंटेंस का जो बिगनिंग वर्ड होता है उसी को सब्जेक्ट कहेंगे, और बिगनिंग वर्ड के रूप में ये मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। हाँ, कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जो मिडिल पार्ट ऑफ द सेंटेंस में बनते हैं, वहां भी नॉमिनेटिव केस के रूप में ये आते हैं, तो वहां भी इनका यूज किया जाता है। उसको भी एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाते चलेंगे, समझाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस के भी टर्म्स हैं जो मैक्सिमम केसेज में आप देखेंगे। तो किसी वर्ब के बाद सेंटेंस में मेन वर्ब आप यूज करते हैं, उस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का एक प्लेस बनता है, उसी ऑब्जेक्ट का स्थान पे इनका यूज किया जाता है, जो किसी पर्सन को, थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। और पॉजेसिव केस के बारे में हमने बताया कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव हमेशा पोजीशन के रिलेशन को बताता है। पोजीशन का रिलेशन का मीन्स होता है जिसमें हिंदी मीनिंग आती है अपना, उसका, मतलब किसी व्यक्ति से उसका एक अपना पोजीशन का रिलेशन होता है, अधिकार की बात को व्यक्त करता है। तो उसी में 2 पार्ट होता है, एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। जो वर्ड एडजेक्टिव वाला है वो हमेशा नाउन को लेकर के सेंटेंस में यूज किया जाएगा। आप देख रहे होंगे अगर लिस्ट को, तो उसमें एडजेक्टिव के साथ के लिस्ट में आई का एडजेक्टिवल फॉर्म माई है, वी का अवर है, यू का योर है, ही का हिज है, शी का हर है, इट का इट्स है, दे का देयर है। ये हमेशा अपने साथ ही किसी एक नाउन को कैरी करेंगे और सेंटेंस में यूज किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब बात आती है पॉजेसिव प्रोनाउन के यूज करने की, तो इसमें किसी भी नाउन को इनके साथ नहीं रखना है, लेकिन ये डायरेक्टली किसी न किसी पोजीशन के रिलेशन को बताएंगे, ठीक है। वो अलग अलग टर्म्स होगा, उस पर हम लोग एक्सप्लेनेशन लेंगे और सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे इस पर क्वेश्चन बनता है, कैसे इसका यूज किया जाता है। एक डिटेल से स्टडी इस पर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन हम लोग का होगा, धीरे धीरे सीखते चलते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के यूज और उन पर बनने वाले क्वेश्चन के बारे में। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिए इस पे हमने लिखा यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस के आने वाले वर्ड्स का यूज कहाँ पे आप कैसे कर रहे हो। तो ध्यान रखो कि नॉमिनेटिव केस में हमने बताया कि नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहेंगे, यानी इसमें आने वाला वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट के रूप में जब हम यूज करेंगे, जैसे सपोज करो आप एक सेंटेंस फ्रेम करते हो तो बिगिनिंग वर्ड सब्जेक्ट बनता है, देन इसके बाद मेन एक्शन आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है, फिर इसके बाद जो रेस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं वो लास्ट में लिखा जाता है, जिनको हम लोग जनरली अदर वर्ड्स के नाम से जानते हैं और लिखते भी हैं। अब मुझे अगर कोई सेंटेंस बनाना, हम अपनी पर्सनल बात करते हैं, जैसे हमने कहा आई टीच यू, है ना, इंग्लिश। तो अब यहाँ पे देखो मैंने एक सेंटेंस लिख लिया है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का फॉर्म जो है आई है, टीच मेन एक्शन है, उसके बाद यू जो आया है ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा, और लास्ट वर्ड इंग्लिश भी आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है, बट ये अदर वर्ड के स्थान पे आया हुआ है, ठीक है। तो जो हमने देखा कि टीच के पहले जो एंटीसीडेंट्स के रूप में है वो आई सब्जेक्ट के फॉर्म में है और सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। अगर मान लो हमने यहाँ पे मी का यूज किया, मी टीच, जैसे हमने लिख दिया मी टीच यू इंग्लिश, तो शायद हम एक ब्लंडर करके बैठेंगे। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, मी कभी भी नॉमिनेटिव केस में नहीं आता, हमेशा आता है आई, ठीक है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो आप सबको मालूम होगा। चलो अब इसके बाद हम एक दूसरा सेंटेंस और दूसरा एक यूज का तरीका बताते हैं, जहां पे मिडिल पार्ट ऑफ द वर्ड बनता है ये सब्जेक्ट, और वहां पे आप जनरली कंफ्यूज होते हो और मैक्सिमम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए,
लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि सब्जेक्ट के रूप में वर्ड का यूज होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो एक टर्म आता है जिसमें हम लोग कहते हैं बी फॉर्म की वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। फिर से सुनिएगा, बी के फॉर्म में आने वाली वर्ब जो होती है उनके बाद जो भी आपका प्रोनाउन आएगा वह प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर इस बी के जस्ट बाद आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज होता है। हु के बाद फिर एक मेन एक्शन आती है, फिर अदर वर्ड्स लिखा जाता है, एक जनरल सीक्वेंस ऐसे तैयार हो जाता है। अब इसी में आपको ध्यान रखना है कि हु के पहले जो भी वर्ड होगा वह नॉमिनेटिव केस के रूप में ही कंसीडर होगा और नॉमिनेटिव केस के रूप में ही रखा जाएगा। जबकि वो बीच में आता है, लोगों को मैक्सिमम ये पता चलता है कि यार यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमेशा ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब बी क्या होता है, पहले बी को जान लो। बी के फॉर्म को हम लोग पढ़ते हैं इज, एम, आर, वॉज एंड वर के रूप में, ठीक है। अब हम आपसे कहेंगे कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है और उसे आप सब्जेक्ट के रूप में लिखिएगा तो शायद ये गलती नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। आओ चलो एक एग्जांपल आपको देता हूं और उसके अनुसार आप सीखिएगा। इसमें लिखा इट इज मी हु हेल्प यू। देखो मैंने एक क्वेश्चन बना लिया है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है। इसको मैं बाइफरकेट करता हूं अलग अलग पार्ट में। एक फर्स्ट सेक्शन बनाया है मैंने ए, सेकंड सेक्शन बनाया है बी और थर्ड सेक्शन बनाया है सी। इस सेंटेंस को मैंने बाइफर्केशन के साथ में दिखाया, 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट सेक्शन ए कहला रहा है, सेकंड सेक्शन बी कहला रहा है, थर्ड सेक्शन आपका सी कहला रहा है। अब आप कॉन्सेप्ट और रूल्स के अनुसार देखोगे तो ये बताओ कि सेंटेंस में कहाँ पे मैंने एरर कर रखा है। अगर आपको लगता है एरर की कहीं है तो आप सेलेक्ट करिए ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन। अगर कोई एरर नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन नो एरर का होगा, जिसे डी ऑप्शन के नाम से जाना जाएगा और डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं कॉमन एरर। क्या बोलेंगे? कॉमन एरर, या इसको स्पॉटिंग एरर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्पॉटिंग एरर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आपने देखा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को आप समझिए। ऊपर इसका कॉन्सेप्ट लिख रखा गया है। अब इसमें क्या सही आंसर होगा आपको देख करके बताना है। अभी जस्ट मैंने इक्वेशन के थ्रू समझाने की कोशिश किया है कि इक्वेशन में देखिए हु लिखा है, हु के एंटीसीडेंट्स यानी कि पहले जो वर्ड होगा वह हमेशा सब्जेक्ट के रूप में माना जाएगा। हु के पहले हमने यहाँ पे मी लिखा हुआ है। ये ध्यान रखिए कि ये मी ऑब्जेक्ट का फॉर्म है और क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मी गलत है, मी नहीं आई होगा। आपका ये आंसर ए सेक्शन में है, ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा। चलिए इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको बोर्ड पे रख रहा हूं और उसका आप लोग आंसर बताइएगा। हम लिख रहे हैं यहाँ पे इट वॉज हिम हु गेव मी सच एडवाइस। एक क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिया है, सेम पैटर्न होगा, सेम कॉन्सेप्ट है और इस पे फिर मैं लास्ट में लिख रहा हूँ नो एरर का ऑप्शन। नो एरर के ऑप्शन में डी आपका बना दिया, यहाँ पे मैंने इसका सी ऑप्शन दिया, फिर हु तक हमने बी ऑप्शन दिया, इसके बाद हमने ए ऑप्शन दिया है। अब आप क्वेश्चंस को पढ़िए और क्वेश्चंस को पढ़ करके फिर उसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। हु का एंटीसीडेंट्स, जो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इट्स एंटीसीडेंट जो होगा दैट विल बी इन सब्जेक्टिव फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा है जो गलत है। हिम कभी नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में ही लिखा जाएगा, अतः फिर ये इसका आंसर बनेगा ए। मुझे ख्याल है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद एक सेंटेंस और होता है, हम लोग लिखते हैं इफ शी वर, हमने यहाँ पे लिखा है हिम, he would
डेफिनेटली हेल्प यू। एक ये पूरा सेंटेंस मैंने लिख लिया है। अब इस सेंटेंस को आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें भी ऐसी ही बातें हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे बी फॉर्म की वर्ब के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हु के बारे में बात नहीं हो रही है। इसको मैंने ए ऑप्शन दिया, यहाँ तक हमने बी ऑप्शन दिया, बाकी रेस्ट वर्ड जो है सी ऑप्शन में गया। अब इसमें आपको आंसर बताना है क्या होगा। इफ शी वर हिम, मैंने लिखा है इफ शी वर हिम he would definitely help you. If she were him, he would definitely help you. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे she होगा। अब इसमें मीनिंग क्या निकलता है, she were him, यदि वह उसकी तरह होती तो वह निश्चित रूप से आपकी मदद करती, ऐसा मीनिंग आता है। और अब आपको बता दूं यहाँ पे कि हिम जो है ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हिम नॉमिनेटिव केस में रखा जाएगा और ये इसका नॉमिनेटिव फॉर्म होगा ही। नॉमिनेटिव फॉर्म होगा ही। यहाँ पे इमेजिनेशन है, इसको अनफुलफिल्ड डिजायर्स के रूप में सेंटेंसेस को मानते हैं और ये कंडीशनल सेंटेंस में लिखा जाता है। इसका मीनिंग होता है वह उसकी तरह होता है या वह वैसे ही होती जैसे वह है, वैसे ही होती जैसे वह है, तो वह निश्चित रूप से आपकी मदद करती, ऐसा इसका मीनिंग होगा हिंदी में। और उसकी मीनिंग को समझ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अभी अगर हम कह रहे हैं कि शी वर एज ही इज, तो शायद ये ज्यादा बेटर होगा। इसको एक्सप्लेन करके यदि हम लिख रहे हैं कि शी वर एज ही इज, तो यही आपका मेन इसका एक्सप्लेनेशन बन रहा है। यदि वह होती वैसे ही जैसा वह है, ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे ही इज ही लिखेंगे, हिम इज तो हमारा बनता नहीं है और हिम इज लिखना गलत भी है। तो इसलिए ये जो हिम हम लोगों ने लिखा है ना, वो हिम नहीं ही होना चाहिए, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके आगे एक वर्ब का फॉर्म आएगा जो मेन वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, और मेन वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ में जुड़ता है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा? कोई डाउट्स है आप पूछिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रखता हूँ और उसको आप लोग बताइएगा। इसी तरह से एक कंजंक्शन आता है एज। एज का मीन्स होता है जैसे वैसे, है ना, ऐसा मीनिंग आता है। अब जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे लिखा था एज ही इज, आपने देखा होगा। तो आपको एक बात बता रहा हूँ कि एज जहां भी लिखा हो ना, तो एज के बाद तुरंत एक क्लॉज आती है, एक क्लॉज आती है। क्या आपने सुना? एक क्लॉज आती है ना। एज हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, एज एक कंजंक्शन है और हमेशा एक नॉमिनेटिव केस में इसका यूज होता है। और नॉमिनेटिव केस में का मतलब ही है कि ये सब्जेक्ट के साथ ही यूज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होता। तो यहाँ पे एज के बाद हर वर्ड को आप सब्जेक्ट के फॉर्म में ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। एज के बाद आने वाला हर वर्ड सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है, इसलिए इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसके टर्म्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया डू, है ना, फिर लिखता हूँ एज मी। एक सेंटेंस है ये, इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से इसको जानते हैं। इट इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस एंड इट इज बेस्ड ऑन दैट सेंटेंस। तो आपको विशेष ध्यान रखो, एज के जस्ट बाद फिर मैंने मी लिखा है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमने बताया कि एज हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहा है। तो एज के बाद सब्जेक्ट का फॉर्म होना चाहिए, मी का फॉर्म, यानी ऑब्जेक्ट का फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे एज आई, यानी करो वैसे जैसे मैं कहता हूँ। ठीक है, करो वैसे जैसे मैं करता हूँ, कहता हूँ, कुछ भी एक वर्ब रखेंगे वो सेंस अपना ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आई का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
एज के साथ। अब इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल लिख लिया है। हमने लिखा शेरी was as good as him. Now see the question. Sherry was as good as him. अब इसको मैं अलग अलग एक सेक्शन में डिवाइड करता हूं। यहाँ पे आप देखो ए बी सी ऑप्शन बन चुका है। नो एरर, यहाँ पे मैंने लिखा नो एरर का मीन्स देयर इज नो एरर इन अ सेंटेंस। आप देखोगे तो यहाँ कोई सेंटेंस में एरर नहीं है, इन दैट केस यू हैव टू चूज द ऑप्शन डी, शेरी वॉज एज गुड एज हिम। तो अब देखो शेरी उतनी ही अच्छी थी जितना वह था, ऐसा हम बोलेंगे। शेरी उतनी ही अच्छी थी जितना वह था। तो वह था का मीन्स हो गया कि एज हिम नहीं, यह सेंस ले रहा है एज ही वॉज का, और ही वॉज के सेंस में ये माना जा रहा है, इसको समझा जा रहा है, या इसका एक्सप्रेशन आ रहा है, इसकी मीनिंग आ रही है। तो फिर हम हिम लिखेंगे तो निश्चित ही ये गलत होगा, इसलिए हिम गलत है। इसका ऑप्शन होगा सी, और करेक्ट हम करेंगे हिम शुड बी रिप्लेस्ड बाय ही। हिम शुड बी रिप्लेस्ड बाय हिम, ही। मुझे ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम आपको एग्जांपल दे रहा हूं बोर्ड पर, फिर से समझिएगा। सेम पैटर्न होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा। हमने लिखा है डॉक्टर स्मिथ इज नॉट सो जीनियस एज। अब देखो हम यहाँ पे एक प्रोनाउन रखेंगे मी, मैंने मी लिख लिया। डॉक्टर स्मिथ उतने जीनियस नहीं है जितना कि मी मीन्स आई एम। मी एक्सप्रेस द सेंस एज आई एम, एज आई एम। तो यहाँ पे एक्सप्रेस जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आई एम का आ रहा है, न कि मी का आ रहा है। तो आई एम का मीन्स हो गया कि आपको मी को रिप्लेस करना होगा, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय आई। एंड द आंसर अगर आप देखोगे बाइफर्केशन के आधार पे पूरे सेंटेंस को कॉमन एरर के बेस्ट पे हमने डिवाइड यदि हम कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका एक बी ऑप्शन बना दिया, ये लास्ट सी ऑप्शन बना दिया, फिर नो एरर का ऑप्शन दे दिया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो सी सेक्शन में होगा, और सी सेक्शन में मी को हमने रिप्लेस किया है आई से, क्योंकि वहां पे नॉमिनेटिव केस के वर्ड का यूज किया जा रहा है। लास्ट ऑप्शन आपका नो एरर डी का है, नो एरर डी का है। ठीक है, देख लिया होगा आपने, क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रोनाउन का। प्रोनाउन पे कुछ विशेष बातें। तो प्रोनाउन पे अगला पार्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस में वर्ड, अभी हम लोग सब्जेक्टिव की बात किया है, अब ऑब्जेक्टिव केस के वर्ड की हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस के वर्ड का यूज कहाँ पे आप करोगे, किस ढंग से करोगे। इसका एक छोटा सा सिंपल बात बता दूं कि सेंटेंस जब आप फ्रेम करते हो तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन एक्शन आप रखते हो, मेन एक्शन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और एक बात और आप लोग ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट किस वर्ब के साथ में आता है। तो वर्ब का यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो मेन एक्शन होता है उसके दो पार्ट बनेंगे, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वही अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखता है। कौन सा वर्ब, आप लोग फिर से सुन लो। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है यही अपने साथ में ऑब्जेक्ट को रखता है, और उन्हीं के साथ में ऑब्जेक्ट के वर्ड आते हैं, अन्य और किसी के साथ में ऑब्जेक्ट के वर्ड नहीं आते, या उनकी आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, क्योंकि वो अपना सेंस बिना किसी ऑब्जेक्ट के रखे ही कंप्लीट कर लेते हैं। वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, और ट्रांजिटिव वह होता है जो ऑब्जेक्ट रख करके ही सेंस को कंप्लीट करेगा, है ना। बिना किसी ऑब्जेक्ट रखे वो सेंस कंप्लीट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट देते हैं। तो ये तो एक वर्ब की बातें होगी, लेकिन वर्ब की बातें हम लोग वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो मेन एक्शन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में ही होता है, और सब्जेक्ट का कोई प्लेस नहीं बनता है। ठीक है,
अब आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, आप एग्जाम्पल के रूप में समझे भी हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि आई हेल्प हिम, तो यहाँ पे हिम ही सही है, ही नहीं होना चाहिए। अगर आप ही लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार आपको बता दूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिम, हिम ही सही होगा, ही कभी भी नहीं लिखा जाएगा। अगर ही लिखा जाता है तो निश्चित ही वो गलत है, क्योंकि ही हमेशा सब्जेक्ट का फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। इस पर बेस्ड एक सेकंड आपका कॉन्सेप्ट होता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन रखा जाता है तो ये प्रोनाउन जनरली ऑब्जेक्ट के केस में ही रखा जाएगा। कोई भी प्रेपोजिशन हो और प्रेपोजिशन के जस्ट बाद कोई प्रोनाउन आप रखेंगे तो ऑब्जेक्ट के केस में ही रखेंगे, आप सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। जैसे सपोज करो कोई भी प्रेपोजिशन आप रखे हो, कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो तो उसके साथ में ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे मान लो हमने कहा यहाँ पे आई टॉक टू, है ना, तो अब टू प्रेपोजिशन हो गया, इसके बाद जुड़ने वाला वर्ड आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिखा जाएगा। ठीक है, ही वेंट टू वॉक, है ना, विथ हमने लगा दिया, विथ के बाद हमने जो भी लिखेंगे वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में ही होगा, कोई भी प्रेपोजिशन आपका होगा, तो प्रेपोजिशन के जस्ट बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो आने वाला हर प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट केस में ही रखा जाएगा, नॉमिनेटिव केस नहीं होता है। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, शॉर्ट फॉर्मूला कह लीजिए, शॉर्ट मेथड कह लीजिए आप। anyway you can understand this position how to use a pronoun after the objects। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, सीखना है, समझना है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी प्रेपोजिशन होगा जस्ट उसके बाद कोई भी प्रोनाउन आता है तो प्रेपोजिशन के बाद का प्रोनाउन आने वाला जो होगा वो ऑब्जेक्ट के केस में होगा, तो ऑब्जेक्ट ही आप रखोगे। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट आपको बताया, एक तो मेन एक्शन के जस्ट बाद वर्ड आपका ऑब्जेक्ट का होगा, दूसरा आपका प्रेपोजिशन के बाद आपका वर्ड ऑब्जेक्ट का होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है उसको भी मैं रख रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है, समझना है। अब देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान से समझो आप लोग। जैसे लिखा हमने डॉक्टर, हमने लिख दिया यहाँ पे राजेश along with they will join a party। ये एक आपका सेंटेंस मैंने बना लिया है, डॉक्टर राजेश along with they will join a party। एक सेंटेंस मैंने बना लिया और इस सेंटेंस को अलग अलग मैं डिवाइड करता हूँ सेक्शन वाइज, जो एक स्पॉटिंग एरर कॉमन एरर के रूप में है। तो उसके अनुसार आप देखोगे ना, तो अब इसमें क्या एरर होगा आपको थोड़ा सेलेक्ट करना है, समझना है, और आप बताओ इसमें क्या एरर हो सकता है या क्या एरर आप फाइंड कर सकते हो। आप लोग एक बार चेक करो, खुद ही समझो और जरूर इसका आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि ये जानना जरूरी है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, a pronoun comes after preposition, it should be in objective form। Then read the sentence carefully, try to find out the suitable word which is wrong, in which case, in which section you find, in which section। अब सपोज करो यहाँ पे डॉक्टर राजेश लिखा हुआ है, सब्जेक्ट फॉर्म along with, हमने प्रीपोजिशन की बात की, along with एक प्रीपोजिशन है, इसको हम लोग फ्रेजल प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। फ्रेजल प्रीपोजिशन के बाद देखो लिखा है यहाँ पे दे, प्रीपोजिशन तो है ना, सीधी बात है, हमको प्रीपोजिशन मिल गया, प्रीपोजिशन के बाद लिखा है देखो दे, तो दे आपका नॉमिनेटिव केस है, होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। हम लोग क्या लिख रहे हैं, नॉमिनेटिव केस, तो गलत है ना, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय देम। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम से बदल दिया जाएगा, आंसर होगा आपका बी, आपका आंसर होगा बी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट्स होता है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, whatever you have any doubts then definitely you can ask।
चलो भाई, मैं एक दूसरा और क्वेश्चन रख रहा हूँ बोर्ड पे, और उस क्वेश्चन को भी आप समझो। इसको मैं हटा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन रखता हूँ। जैसे लिखा मैंने, बहुत ही छोटा क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, ही विल सिट, है ना, beside she। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को मिल जाना चाहिए, क्योंकि अब इससे सिंपल क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा। हमें लगता है कि सबसे सिंपल, सबसे इजी आपका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, समझ सकते हो आसानी से। When a pronoun comes after preposition, it should be in objective case. This is a concept, and through this concept you can improve this question. When a pronoun comes after a preposition, it should be in objective case. आपको समझ में आ रहा होगा। प्रीपोजिशन देखो तो यहाँ पे विल आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, सी टू वर्ब है, बिसाइड आपका प्रीपोजिशन, इसके बाद आने वाला वर्ड शी है, और शी वर्ड जो दिया हुआ है ना, ये सब्जेक्ट का फॉर्म है। प्रीपोजिशन के बाद का वर्ड जो भी होगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट का फॉर्म होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। तो आपने इसको करेक्ट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा, मुझे ख्याल है आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद फिर बात होती है आपका पॉजिटिव केस का। पॉजिटिव केस की हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा चलिए हम लोग समझते हैं पॉजिटिव केस, है ना। पॉजिटिव केस के बारे में बता दें आप लोगों को। पॉजिटिव केस का मीन है कि कोई ऐसा वर्ड है जो किसी दूसरे नाउन से, दूसरे व्यक्ति से जुड़कर एक पोजीशन का रिलेशन बनाता है। पोजीशन का रिलेशन, जिसको हिंदी में अपना, मेरा, उसका, तुम्हारा, तेरा जैसे शब्द जैसे मीनिंग लेकर के आता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना कि जो ये सब सेंस आता है या जो इस तरह के एक्सप्रेशन होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव केस। हेलो, तो ये चीजें क्लियर कर लीजिए आप लोग एक बार। कोई भी ग्रामर बुक होगा तो ग्रामर बुक को लेकर के आप लोग पढ़ो, सीखो इसको कि पॉजिटिव केस क्या होता है। पॉजिटिव केस जस्ट टाइप ऑफ वर्ड that is used to make a relation of possession with someone, है ना, that is used to make a relation of possession with someone. I'm very sorry. What is possessive case? I explain here. Possessive case means a word that is used to make a relation of possession with someone. तो वहां पे पोजीशन, अधिकार के भाव को व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जब आप इस तरह के वर्ड यूज करोगे तो फिर ध्यान रखना इसके टू टाइप्स होंगे। फर्स्ट वन इज adjectival form and the second one is a pronoun form. So adjectival form always carries a noun. Without a noun it can't be used in a sentence. And second things you have to remember here, a possessive adjective does not, sorry, is a possessive adjective is not affected by the number of nouns or by the gender of nouns या by the forms of noun। मतलब इन किसी तरह से नाउन के फॉर्म से प्रभावित नहीं होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होती है, ये ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ नाउन्स या gender of nouns or forms of noun. Forms means countable or uncountable, gender means feminine or masculine gender, and number means singular or plural। मतलब इनसे कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा, असर नहीं होगा, ये अनचेंजेबल पोजीशन में होंगे। तो इस पर डिस्कशन कल के टाइम पे मैं करूंगा, बट आज आपको एक टास्क है, एक होमवर्क है कि आप घर पर पॉजिटिव केस के बारे में पढ़िएगा किसी ग्रामर बुक को लेकर के, फिर उस पर आप अपनी बात रखिएगा। कल इस पर डिस्कशन हो इसके दोनों फॉर्म्स पे, एक एडजेक्टिव फॉर्म और एक आपका प्रोनाउन फॉर्म। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। चलिए कल तक के लिए फिर आप लोगों से विदा लेंगे। थैंक यू, जय हिंद।